आज मानसून की तैयारियों पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विज्ञान केंद्र ये वर्कशॉप करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे। सभी डिपार्टमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होने वाली है, क्योंकि देखिए जब आपदा आती है तो कोऑर्डिनेशन ही काम करता है और तभी अच्छा काम निकलता है। आपदा के समय आने वाली चुनौतियों पर इस कोऑर्डिनेशन जो बैठक होने वाली है, किस तरह से कोऑर्डिनेट करके आपदा से निपटा जाए, इस पर मंथन किया जाएगा और इन्हीं चुनौतियों पर बातचीत की जाएगी। बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, अगर इस बैठक की बात की जाए खास तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट और इस तरह की चीजों को लेकर, कोऑर्डिनेशन एक बहुत प्रमुख बात हो जाती है कि जहां पर कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है तो वहां पर आपदा से निपटने के लिए एक माकूल वक्त भी होता है, माकूल समय भी होता है और फिर उससे काम भी बेहतर होता है। तो इसी वजह से एक पहाड़ी राज्य होने के लिए ये बैठक काफी अहम हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है इस तरह की मीटिंग्स। और इस बार तो और खास है क्योंकि इस बार मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये पूर्वानुमान जताया गया है कि लगातार देखिए बारिश जो होगी वो सामान्य से अधिक इस बार होनी है। और अभी हम देख भी रहे हैं कि अभी मई का ये महीना किस तरह से सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड में भी रही है। इसलिए इस बार इसकी प्रिपेयर्डनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मौसम विज्ञान केंद्र, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, खाद्य विभाग की टीम, इसके अलावा सिंचाई, पेयजल, ये तमाम वो डिपार्टमेंट्स रहेंगे जो कि इस बार आज की इस वर्कशॉप में शामिल रहने वाले हैं। सुबह 10 बजे से वर्कशॉप शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और किस तरीके से काम करना है आपदा की स्थिति में, उसको लेकर कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाना है, तुरंत कैसे कार्रवाई की जा सके अगर किसी भी जगह पर आपदा आती है, तो इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर एक्सरसाइज आज होने वाली है। ठीक है भारती, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में लगातार मौसम बदला हुआ है। उत्तराखंड में एक बार फिर से आज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने प्रदेश में तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। देहरादून, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश का अलर्ट है। मौसम केंद्र ने हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं में भी हवाओं के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। हाईवे पर पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे और इन बोल्डरों की चपेट में एक बोलेरो गाड़ी आ गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग इसमें घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहां इनका इस वक्त इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब बोल्डर गिरा इस गाड़ी पर तो इस गाड़ी की हालत आप देखकर समझ सकते हैं कि जो इसके अंदर बैठे लोग होंगे उसमें से जो लोग बच गए हैं वो तो भगवान का शुक्रिया ही अदा कर रहे होंगे, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर इस गाड़ी में गिरे। हालांकि 2 लोगों की इसमें फिर भी जान चली गई है और जो लोग इस वक्त घायल हैं उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। शुक्रवार को उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी केस में सजा का ऐलान हो गया। कोटद्वार में तीनों आरोपी पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई। तीनों को अंकिता की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया। सजा सुनाते वक्त तीनों ही कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि अंकिता के परिवार वालों ने तीनों दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी, मगर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा मुकर्रर की। कोर्ट में सजा सुनाते वक्त तीनों के हाव भाव सामान्य नजर आए, जबकि कोर्ट से निकलने के दौरान एक दोषी सौरभ भास्कर हाथ हिलाता हुआ दिखा। सौरभ भास्कर को पुलिस की वैन में बिठाया जा रहा था और इस दौरान उसके चेहरे पर अंकिता के साथ गलत करने की कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी, बल्कि चेहरे पर हंसी और किसी को हाथ हिलाता हुआ दिखा। इस पर अब अंकिता के परिवार ने भी कहा है कि वो अंकिता के इंसाफ की लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। और अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 500 पेज की चार्जशीट और लगभग 100 गवाह। केस की मजबूत पैरवी के बाद कोर्ट ने पुलकित आर्या, सौरभ भारद्वाज, अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई। देखिए जरा ये रिपोर्ट।
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस जघन्य हत्याकांड की जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट फाइल की गई थी, जिसमें 97 गवाह बनाए गए थे। 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया और मजबूत पैरवी के बाद शुक्रवार को अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता अंकिता केस में आरोपी हैं। ये मामला साल 2022 का है। अंकिता पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में काम करती थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता रिजॉर्ट से गायब हो गई। इसके बाद अंकिता की लाश चीला बैराज में मिली थी। इस मामले में हत्या, सबूत मिटाने और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। अंकित और पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को और अंकित और पुलकित गुप्ता को 5(1) घ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना। दोषी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा अदालत ने सुनाई है। वहीं पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी अदालत ने दिया है। साल 2022 में हुए इस केस में धामी सरकार ने भी कड़ा एक्शन लिया था। 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई। 97 गवाहों के बयान भी शामिल किए गए। परिजनों की मांग पर 3 बार सरकारी वकील बदले गए। कोर्ट में सरकारी वकील ने कड़ी पैरवी की। घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। ठोस सबूत और गवाही के आधार पर सजा का ऐलान हुआ। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता की हत्या के बाद आरोपियों को 24 घंटे के अंदर जेल भेजा था। साथ ही गैंगस्टर अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कड़ा एक्शन लिया गया था। आरोपियों ने कई बार अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, लेकिन सरकारी वकील के कड़े विरोध और दलील के चलते आरोपी जेल से बाहर नहीं आ सके। अब अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसे मेरे बच्चे को उन्होंने मारा, हम भी चाहते हैं मौत के बदले मौत होनी चाहिए इनको तीनों को। जनता का तो मुझे शुरू से और अभी तक पूरा सहयोग मिल रहा है और अगर जनता मेरा सहयोग नहीं करती तो आज तो कभी जेल से कभी बाहर आ जाते। 2 साल और 10 महीने बीत जाने के बाद हमें घर से 3-3 गाड़ियां बदल के कोर्ट पहुंचना पड़ता है और रात को जब मेरी मिसेज की तबीयत खराब होती है मैं कई बार यहाँ जिस दिन हमारी तारीख लगती है मैं मिसेज लेके आता हूँ। पहाड़ जैसे सपने लेकर एक बेटी अपने घर से बाहर निकली थी। उसके सपने थे, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, लेकिन रसूखदारों ने न सिर्फ उसकी जिंदगी छीन ली बल्कि परिवार की खुशियां भी। फिलहाल अब तीनों आरोपियों की जिंदगी जेल में बीतेगी। फैसले के बाद एक बार फिर न्याय के प्रति लोगों की उम्मीद बढ़ी है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18। अंकिता भंडारी केस में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता पहाड़ की बेटी और बहन थी। जानकारी मिलते ही मैंने आरोपियों की गिरफ्तारी के तत्काल आदेश दिए। हमने पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया और एक पहलू की जांच कराई। जो भी घटना हुई उसका हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ और जिस दिन ये घटना हुई जैसे ही हमें जानकारी मिली हमने संकल्प लिया कि हम निश्चित रूप से हमारी पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे। और जानकारी होते ही तत्काल हमने सभी जितने भी हमारी जांच करने वाली एजेंसियां थी, पुलिस विभाग था, सभी को निर्देश दिए कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई और उसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। उसने पूरी जांच की, एक पहलू का अध्ययन किया। ऑपरेशन सिंदूर अब रुका है, खत्म नहीं हुआ।
और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ ये बात मुख्यमंत्री ने कही। वहीं पूर्व सैनिक पाकिस्तान को पूरा जवाब मिलना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न जारी है, तो शुक्रवार को तीनों सेनाओं के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाद किया। उत्तराखंड की तरफ से देश के सैनिकों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्लान से पाकिस्तान पस्त है और इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी प्रधानमंत्री ने ही दिया है। मैं आप सभी को अपनी ओर से सैल्यूट करता हूं और सम्मान प्रकट करता हूं। मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं कि आप सबके साहस से, समर्पण और त्याग के कारण आज कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। हम भारतवासी अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि सभी को विश्वास होता है कि आप लोग हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की मार से सैनिक और पूर्व सैनिक खुश हैं। रिटायर्ड अफसर मानते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है और आगे पाकिस्तान को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व सैनिक पाकिस्तान को सांप बता रहे हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। तो अगर इस तरह की कोई कार्रवाई पाकिस्तान करता है, हमने एक नया स्ट्रैटेजिक डेटरेंट बनाया और सिंदूर में जो हमने काम किया कंट्रोल था, प्रिसाइज था और बिल्कुल टाइमली था। मेरे अपने बच्चों को यही है कि उनको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकता है। वो ऐसा सांप है कि वो अपने जहर पर नहीं छोड़ेगा। उत्तराखंड में सैनिक और पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में रिटायर्ड अफसरों का एक थिंक टैंक बनाने पर भी बात हुई, जो युद्ध के हालात में सेना को सलाह और मदद दे सकें। साथ ही एक ऐसा सेंटर बनाने की बात मुख्यमंत्री ने कही, जहां रिटायर्ड सैनिकों को वक्त पर ट्रेनिंग दी जा सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी का महिला मोर्चा अब घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर की डिब्बी बांटेगा। सिंदूर बांटने की सुखबुकाहट ने ही सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई सुहागिन किसी का भी दिया सिंदूर माथे पर सजा सकती है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बीजेपी जल्द छोड़ने के मूड में नहीं है। पूरे मई के महीने में बीजेपी ने जिला ब्लॉक स्तर पर तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली, तो अब जून के महीने में सिंदूर की डिब्बी बांटने का प्लान है। बीजेपी की महिला मोर्चा घर घर जाकर सुहागिन महिलाओं को सिंदूर की डिब्बी बांटेगी। सिंदूर की रक्षा करने का काम भारत करेगा, हमारी सेनाएं करेंगी, तो ये एक प्रतीकात्मक है। तो इसके लिए भी सिंदूर की रक्षा के लिए और इसके प्रतीकात्मक रूप में जो भी कार्यक्रम होंगे वो हमारी राज्य सरकार करेगी। प्रदेश में शायद हुआ है, यूपी में, लेकिन अभी उत्तराखंड में भी विचार इसमें मुझे लग रहा हो रहा है। और अगर सिंदूर की डिब्बी दी भी जाए तो ये प्रतीकात्मक है और बहनें ही बहनों को दे रही हैं, तो उसमें कोई ऐसा विषय तो नहीं है। वहीं कांग्रेस को लगता है कि ये सनातन संस्कृति का अपमान है, क्योंकि कोई महिला किसी और से सिंदूर ऐसे ही नहीं ले सकती। कौन सी महिला होगी जो सिर्फ अपने पति के बिना दिया हुआ जो सिंदूर है उसको अपनी मांग में सजाने का कार्य करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा को ये पता नहीं है कि आप सिंदूर देने जा रहे हैं? अरे भाई शर्म करिए। राजनीति, सिंदूर और मंगलसूत्र को छोड़ दीजिए। सिंदूर ऑपरेशन जो है सेना का था, उसका राजनीतिकरण करने का जो हक है वो नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब महिलाओं को सिंदूर की डिब्बी बांटने के प्लान ने सियासी रंग ले लिया है और आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस कुमाऊं में बड़ी रैली करने जा रही है। 1 जून को नैनीताल के हल्द्वानी में कांग्रेस जय हिंद रैली करेगी, जिसमें पूर्व सैनिकों की भागीदारी रहेगी। रैली को सफल बनाने के लिए नैनीताल में कांग्रेस ने बैठक की और कार्यकर्ताओं से अपील की कि इस जय हिंद रैली को सफल बनाएं। असल में ये जो ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार प्रसार जिस तरीके से कर रहे हैं, उसके मिथ को तोड़ने की ये रैली है। सैनिकों के सम्मान के लिए उनने जो साहस दिखाया, बलिदान दिया, शौर्य दिखाया, उसको समर्पित है। साथ में जो देश का मान घटा है, एक तरफ सैनिकों की जान चली गई, 8-9 हमारे साथी चले गए, हमारे एयरक्राफ्ट टूट गए, हमारे सिविलियंस मर गए सेलिंग में, और दूसरी तरफ क्या कहता है, सीज फायर की जो घोषणा है वो जो है ट्रम्प कर रहा है अमेरिका के, इससे शर्मनाक नहीं हो सकता। भारत नेपाल सीमा पर पंचेश्वर बांध का काम जल्द आगे बढ़ सकता है। दिल्ली में भारत नेपाल की जो मीटिंग होने वाली है, माना जा रहा है कि उसके बाद 45 साल पुराने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। भारत नेपाल के मंत्रियों के बीच जल्दी दिल्ली में मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में 45 साल पुराने पंचेश्वर बांध प्रोजेक्ट पर भी बात होगी। वक्त वक्त पर दोनों देशों के बीच विवाद के चलते पंचेश्वर बांध पर काम आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इस बार नेपाल के साथ होने वाली बातचीत के बाद काम आगे बढ़ने की उम्मीद है। इस मीटिंग में उत्तराखंड की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और उत्तराखंड में भारत नेपाल नदी परियोजना मंत्री सतपाल महाराज शामिल होंगे। दिल्ली में हमारी बैठक होने वाली है और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी उसके देख में मीटिंग होगी और मीटिंग के अंदर सारे इश्यूज जो हमारे नेपाल के साथ हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके अंदर पंचेश्वर डैम की भी बात आएगी कि पंचेश्वर डैम को आगे बनाना है, उसके लिए तय करना है। पंचेश्वर बांध प्रोजेक्ट साल 1981 का है, लेकिन इस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। साल 2014 में भी भारत नेपाल के साथ MOU हुआ, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा। चंपावत जिले में प्रसिद्ध पंचेश्वर मंदिर के नजदीक बनने की वजह से इसे पंचेश्वर नाम दिया गया। ये बांध शारदा नदी पर बनना है, जिसे नेपाल में महाकाली के नाम से जाना जाता है और यही नदी दोनों देशों का बॉर्डर भी है। पंचेश्वर बांध बनने से जहां 5,600 मेगावाट बिजली पैदा होगी, वहीं भारत में 2,59,000 तो नेपाल में 1,70,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दोनों देशों में पंचेश्वर बांध पर बात आगे बढ़ती है तो ये फायदेमंद साबित होगा। मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक दिल्ली में होने वाली मीटिंग में प्रोजेक्ट के लिए फंड के साथ धारचूला में पुल और बनबसा बैराज पर भी नेपाल से बात होगी और झारखंड को भी जल्दी से उसको गतिमान करना है और ड्राई पोर्ट के बारे में जो है हमें उसके लिए भूमि उपलब्ध जब नेपाल कराएगा तो उसको बना के तैयार करना है और जो बनबसा बैराज है उसका भी निदान हमें ढूंढना है। बिजली पैदा होगी और जो इरिगेशन होगा, सिंचाई, उससे दोनों देशों का ज़मीन भी होगी, उपजाऊ होगी, उसको भी नेपाल को भी तराई में उसको पानी मिलेगा और बिजली भी मिलेगी। अगर नेपाल बिजली का उपयोग नहीं भी कर पाएगा तो वो भारत को भी बिजली बेच करके उसमें जो है अपनी आपको आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकता है। पंचेश्वर बांध बनेगा तो बिजली सिंचाई का फायदा उत्तराखंड को भी मिलेगा, पर 45 साल पुराने इस प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ेगा। ये जल्द होने वाली मीटिंग में नेपाल का रुख तय करेगा। चंपावत से विजयवर्धन उप्रेती के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार नगर निगम के जमीन खरीद घोटाले में जल्द अब बड़ा एक्शन हो सकता है। गुरुवार को IS रणवीर सिंह चौहान ने अपनी जांच रिपोर्ट में सचिव शहरी विकास को अपनी ये रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रशासक और SDM की भूमिका संदिग्ध है, जबकि इस मामले में नगर निगम के 4 अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। बड़ी कार्रवाई की आशंका से नगर निगम हरिद्वार जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप है। वहीं हरिद्वार मेयर ने कहा कि CM धामी के निर्देश पर निष्पक्ष जांच हुई है, जल्द दोषियों पर कार्रवाई होगी। और चारधाम यात्रा को 30 दिन हो गए हैं और अब तक दर्शन के लिए 34 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि चारों धामों में अभी 16 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। वहीं केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक की बात की जाए तो 6,49,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए।
बद्रीनाथ धाम में अभी तक 4,57,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि रोज हजारों यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 6,26,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके। यमुनोत्री धाम में 3,19,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे, तो वहीं गंगोत्री धाम में 3,07,000 से अधिक तीर्थयात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। यात्री भी जो वहां की व्यवस्थाएं हैं, जो उनके लिए इंतजाम किए गए हैं, उससे खासे खुश नजर आए। बागेश्वर से खबर, जहां पर सुंदर ढुंगा घाटी में 15,000 फीट ऊंची कनकटा पास को पार कर बेंगलुरु के 9 साल केविन साहा ने इतिहास रच दिया। केविन बर्फीली रास्ते, पहाड़ी ढलानों, कम ऑक्सीजन जैसी समस्याओं को मात दी, जिसको स्थानीय लोगों के साथ पर्वतारोहण विशेषज्ञों तक इस नन्हे ट्रैकर की हिम्मत को सलाम कर रहे हैं। 9 years, कांग्रेचुलेशन। उन्होंने एक बच्चे भेजे, एक कॉलेज के भी आए थे मेरे साथ, 2 थे, एक स्कूल से एक कॉलेज से, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कर पाया। तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि इसके बाद भी वहाँ से और भी टीम आनी है, बेंगलोर से और भी स्कूल के बैच भी बनने हैं। कहीं ना कहीं पर्यटन का जो रोजगार है हमारे क्षेत्र का, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा।